तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं मदरसों में दी जाने वाली कुरान की शिक्षा क्या सरकारी खर्च से हो। इसे रोक की मांग जब असम सरकार ने की, उसके बाद कुंभ का कंपैरिजन होने लगा। क्या है कंपैरिजन ठीक है? इसी पर बात कर रहे हैं। अपराजिता सारंगी जी जुड़ी है हमारे साथ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। प्रोफेसर संगीत रागी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। निकत अब्बास जी हैं, जो कि एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और पॉलिटिकल एनालिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी की मेंबर है। चंपक कलिता जी चले गए हैं। सुबैरा राणा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इस्लामिक स्कॉलर है। मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन दिल्ली के। सबसे पहले मैं आऊंगा, दोनों के पास आऊंगा, मौलाना साहब आपके पास भी, लेकिन सबसे पहले सुमैया बहन के पास आना चाहूंगा। सुमैया जी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये किताब है। हो सकता है मेरे अल्फाजों में कुछ गड़बड़, अल्फाजों में नहीं कहूंगा, उच्चारण में कुछ गड़बड़ हो। इसका नाम है अशरफुल हिदायत, और ये पढ़ाई जाती है बाकायदा, ये पढ़ाई जाती है जितने भी देवबंदी मदरसे हैं उनके अंदर। इसमें जिहाद को परिभाषित किया गया है। हालांकि बड़े बड़े आलिम ये कहते हैं कि जिहाद शब्द का जो इंटरप्रिटेशन किया गया है, वो कुरान में जो कहा गया है वो बिल्कुल अलग है, और जिहाद को इस बात से नहीं जोड़ा जाता कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन आगे ये क्या कहता है, शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल न करे उसे कत्ल करने को कहते हैं। और जाहिर है कि अरब के सिवा जो शख्स जजिया देने पर भी राजी ना हो उसे भी कत्ल करना। इस जिहाद की तारीफ यह है कि इसे पूरी सहालियत को अल्लाह के रास्ते में कत्ल करने में खर्च कर देना है, चाहे खुद से कत्ल करना हो या कत्ल करने वाले गाजियों यानी योद्धाओं की मदद करना हो, चाहे दौलत से हो या राय और मशवरे देकर या उनकी भीड़ बढ़ाकर हो या किसी तरीके से हो। जिहाद के अधीन रिबात है। रिबात का मतलब इस्लाम के इस सरहद पर जिसके बाद दारुल कुफ्र गैर इस्लामिक देश हो, वहां पर हमें इसे कायम करना है। ये किताब पढ़ाई जाती है देवबंदी मदरसों के अंदर। कई लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है, और ये जो किताब है इसका नाम है अशरफुल हिदायत। ये इसके 17वें पेज का ट्रांसलेशन मैं आपको हिंदी में सुना रहा हूं। माफी चाहता हूं अगर शब्दों को उच्चारण में मेरी कोई गड़बड़ हुई हो, मतलब बिल्कुल वैसा है। क्या ये बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए? दीपक जी, मैं बोलना शुरू करूंगी, लेकिन मुझे वक्त दीजिएगा, मेरी सुनिएगा, तब तो मैं बोलूं, और जितनी देर मैं बोलूं उस पे बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, बोलिए। जी देखिए, ऐसा है कि हर मुसलमान को ये बात मालूम है कि उसका दीन जो है उसको कुरान से मिला है, ठीक है। तो जो कुछ कुरान में लिखा है उसका एक नुक्ता भी हम फरामोश नहीं कर सकते हैं। रही बात ये किताबें जो आप बता रहे हैं कि जो मदारिस में पढ़ाई जाती हैं, मैंने आज तक इस तरीके की कोई किताब नहीं पढ़ी। हमारे बच्चे मदरसों में पढ़े, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इस तरह की कोई तालीम किसी मदरसे में दी जाती है। रही बात जो इस पर्टिकुलर किताब में जो मेंशन किया गया है, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो वो उस वक्त के जो हालात हजरत है, उस वक्त की जो सिचुएशंस थी, जब इस्लाम आगे बढ़ रहा था और वहाँ की जो सिचुएशंस थी वो बिल्कुल अलग थी। अगर मैं इन किताबों के हवाले से बात करें तो फिर जो बुत परस्त थे फिर वो भी नमाज पढ़ने वालों को कत्ल कर देते थे, फिर वहाँ पर जो मुसलमान हो जाते थे नए नए उनको भी कत्ल किया जाता था, वो लड़ाई होती थी आसपास की। उसका मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि मदरसों में पढ़ा के और उनको कोई आतंकवादी या गैर मुसलमानों को कत्ल करने के लिए तैयार किया जा रहा हो। एक चीज़। दूसरी, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि ये जो बेबुनियाद बातें आप कर रहे हैं, आप मेरे दो सवालों का जवाब दे दीजिए। अगर ये बेबुनियाद है मदरसों से तो आतंकवादी निकलते हैं, अगर ये बेबुनियाद है तो आप ये क्यों कह रही है कि उस जमाने श्रीमती इंदिरा गांधी को मारने वाले किस मदरसे से निकले थे? गोडसे किस मदरसे से पढ़ा था? राजीव गांधी की हत्या हुई, वो किस मदरसे से पढ़े हुए थे? पिछले दिनों जस्टिस लोया की हत्या कर दी गई, वो किस मदरसे से निकले थे? मुझे उन मदरसों के नाम चाहिए। इसका कोई मतलब नहीं है। मौलाना मदरसों से निकले थे, मैं आपके पास आना चाहूंगा। और हमारे पास मदरसों के निकलने वाले लोगों की एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। 5 IAS का नाम बता दीजिए जिन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर 75 साल में सर्व किया हो, जो मदरसों से निकले हो। आपकी न्यूज चैनल के थ्रू, आपकी एंकरिंग के थ्रू, आपके पैनल पे जो बैठा करके आपने 90% यहाँ पर आपने लोग बैठा रखे हैं RSS माइंडेड, आप जो फैलवा रहे हैं ये ना देश के लिए अच्छा है, ना आपके लिए अच्छा है, ना मेरे लिए अच्छा है। हो गई आपकी सलाह। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइए 5 ऐसे बड़े ब्यूरोक्रेट को नाम बता दीजिए जो मदरसे से निकले हो और जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया हो। 5 अच्छे ब्यूरोक्रेट के नाम।
दीपक जी एक अरे मिनट। आप 5 और 10 तो छोड़ दीजिए, अरे सब पे भारी एक बता आप दीजिए कलाम के मैडम, बराबर किसी को एक ला के बता दिखा दीजिए, सुमैया आप एक बहन एक कलाम बता साहब के दीजिए। बराबर किसी को ला के दिखा दीजिए। दीपक जी और एक मदरसों की मिनट, आप एक क्या बात सवाल कर का रहे जवाब हैं? मैं मदरसे से पढ़े हुए अभी रिसेंट IAS ऑफिसर्स निकले हैं। एक नाम बता दीजिए ना मैडम, गूगल कर लीजिए नहीं आप तो। लोग मदरसे को एक गाली की दीपक तरह जी, क्यों इस्तेमाल करते हैं? एक मदरसे नाम हमारे दीपक जी, बता 10 दीजिए, सेकंड सुमैया वाली बहन बात एक नाम क्योंकि बता हमें वहाँ से दीजिए, बहुत एक कुछ बड़ा सीखने को नाम मिलता बता है, दीजिए। अच्छा हमें IAS तरबियत अफसर, मिलती है, हमें इंसानियत का सुमैया पाठ जी, मिलता है। सुमैया जी मेरे आप सवाल कैसे का मदरसों जवाब को बदनाम दीजिए, कर आपको सकते क्षमता हैं? है। Who are you? आई एम नोबडी मैम, मैं पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, मैं एक छोटा सा एंकर हूँ, देखिए, सवाल ये उठाता हूँ, भाई आप मैंने जैसे लोगों लोग से गाली बात देते करना हैं नहीं स्वीकार चाहती हूँ, करता बिल्कुल हूँ। भी। निखत जी बोलिए। मैं दीपक यहाँ जी, पर एक मिनट, दीपक सुमैया जी, चौरसिया जी सुमैया के जी, सवालों आपके का बीच जवाब में मैं देने के लिए टोकी बैठी नहीं, हूँ, ना जरा कि आप मैं एक किसी धीरज से भाजपाई के सुनिएगा। सवालों का जवाब आप देने तक के लिए क्या बैठी हूँ। एक सेकंड तो सुमैया वो जो जी, भी सदस्य एक वदस्य मिनट, हो आप भाजपाई, मुझे वो चुप प्लीज कराइए जाकर के दीपक जी अपने पहले। माताओं से और अपने गॉडफादर से बात करें। मैं चिल यहाँ चिल पर करके मैं डिबेट सिर्फ नहीं बैठ करना करके चाहती हूँ, दीपक मुझे चुप चौरसिया कराइए जी 2 ही इज मिनट। एन एंकर, मैं उनके सवालों का सुमैया जवाब जी दूंगी। एक मिनट, आपसे सब आपने बोला, I am आपको sorry मैंने to बीच में say. टोका नहीं। सुमैया जी, आपको मैंने बीच में I टोका am नहीं। not आपका going क्या to answer मतलब to है? निखत जी आप बोलिए RSS प्लीज, की आप बोलिए सोच वाले प्लीज, लोग बिठा रहे निखत जी थे, आप आपका बोलिए। क्या मतलब है? आपको पता है RSS के संचालक हमारे मोहन भागवत जी ने क्या बोला था? उन्होंने बोला था हिंदुस्तान तब तक कामिल नहीं है जब तक हिंदुस्तान आप सबका मुसलमान माइंडसेट उसमें एक है, शामिल किसी नहीं को है। बेवकूफ मत आपने बनाइए यहाँ। RSS को दोषी करार कर दिया। आसाम में आपको पता है मदरसों सब के एक ही अलावा सिक्के संस्कृत के दो दूर से भी पहलू पढ़ी हैं। कराई जा समझ रही में है। आया कि नहीं आप आया? तब तो नहीं बोली। क्या आपने मतलब है, ये क्या तो नहीं मतलब है बोला कह करके कि यहाँ पे आप आप दूसरों कह को रहे हैं बता RSS सकते का हैं, मुझे एजेंडा है नहीं बता मदरसों में से फंडिंग हटाना। क्या ये भी RSS का I एजेंडा है am कि sorry to संस्कृत के say, टोल को भी बंद किया I am जाएगा? not listening क्या you ये and भी I don't RSS want का to listen एजेंडा है? you. आप लोग कुंभ के मेले को बंद Who करने are की you? मैं बात तो आपको करते हैं जानती क्योंकि भी नहीं वहाँ हूँ। पर 4200 आप जाके करोड़ की बीजेपी इन्वेस्टमेंट ज्वाइन होगी की आप है, लोगों के अपने हिसाब से। सदस्यता दरगाहों ली में है। नहीं अरे होती है। मैडम वो है प्रजातंत्र है, दरगाह आप भी कोई पार्टी हज ज्वाइन के कर लिए लीजिए, सरकारी पैसा आप नहीं उनकी दूंगा, बात आप को पैसा ये कह के तो नहीं उसको खारिज कर बीच में सकती ना। करिए ना फिर। मुझे आप प्रजातंत्र बताने आप की भी बिल्कुल कोई पार्टी बिल्कुल ज्वाइन कर कोशिश मत लीजिए, करिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, बदरुद्दीन अजमल की कर लीजिए। अगर आपको बीजेपी नहीं पसंद, पर आप उनकी बात तो नहीं बंद कर सकते आप ना। मुझे 30 सेकंड बिल्कुल निकाल। भी इस बात की मत वो दीजिए कि मुझे किसकी पार्टी ज्वाइन सुमैया जी, करना है, सुमैया जी, ये आप मुझे चिल-चिल मशवरा करके देने की डिबेट मत जरूरत करिए। नहीं है। मैं मशवरा नहीं दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ मेरी आपको। अपनी बुद्धि है, मेरा अपना निखत विवेक छोड़ है, दीजिए, मैं अपराजिता किसकी सारंगी पार्टी जी, ज्वाइन निखत करती छोड़ हूँ, दीजिए। लेकिन जिंदगी समझाना में वहाँ कुछ चाहिए भी हो जहाँ आदमी जाए, समझ जाए। आखिरी दम तक अपराजिता इस सारंगी भारतीय जी, जनता पार्टी की बड़ा किसी सीधा मदरसा सवाल है, नहीं ये पसंद सब कुछ करूँ। मैं आपका बोलती किया हुआ हूँ। है, ये सब कुछ बीजेपी बेहद का को किया हुआ खराब है, करना ये सब कुछ आरएसएस का किया हुआ है, ये देश बीजेपी चला रही है, ये देश आरएसएस चला रहा है, दुनिया आरएसएस चला रही, सब चीज में आरएसएस का हाथ है। असम के पीछे भी आरएसएस का हाथ है, मेरे पीछे भी आरएसएस का हाथ है। देख लीजिए, मेरे पीछे आरएसएस का हाथ देखिए, है। ये सब हास्यास्पद बातें हैं, बेबुनियाद बातें हैं। जो सच है वो बोलना ही पड़ेगा, जो सच है वो सच है, गलत नहीं हो सकता है। मैं आप सबको बता दूं कि ये जो आसाम में मदरसा की शिक्षा पद्धति की शुरुआत हुई थी, यह 1780 में शुरुआत हुई थी इसकी, और अभी हम लोग 2020 में हैं। हमको अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के लिए तैयार करना है, आधुनिक विश्व के लिए तैयार करना है। और अगर हम इस तरह की शिक्षा दें तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि जो सच है वो हमें मानना पड़ेगा। और देखिए, धर्म की असली शिक्षा वो नहीं है जो आपकी सोचने समझने और तर्क की शक्ति को खत्म कर देती है। हमें अच्छी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए, सवाल उठाने का सामर्थ्य उन्हें देना चाहिए, गलत को गलत कहने का एक मुझे लगता है एक गलत को गलत कहने की समझ देनी होगी। मुझे लगता है कि ये हुई शिक्षा। और मदरसा में जो जिस तरह की शिक्षा चल रही है, मुझे लगता है हमारे बच्चों को फिर से 1780 मसीहे में धकेल देगा। हम अभी 2020 सीधे रितेश हमें गुप्ता आगे जी के बढ़ाना पास है चलता हूं बच्चों को। कानपुर। अपराजिता जी रुकना होगा, रितेश गुप्ता कानपुर से मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं। रितेश जी, आप पूरी बहस को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है जो बातें, जो पॉइंट मैंने उठाए उसमें कुछ गलती है? क्या मैं किसी का एजेंडा चला रहा हूं, या एक पत्रकार के तौर पर यह सवाल पूछने का हक मुझे है? एक दर्शक के तौर पर आप क्या कहेंगे? निष्पक्ष राय दीजिएगा, बिल्कुल मत डरिएगा, सामने कौन बैठा है। दीपक सर, सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहता हूं आप सभी को। और कुंभ का आयोजन न सिर्फ हमारी धार्मिक और हमारी सांस्कृतिक आयोजन है, कुंभ का आयोजन सनातन काल से होता रहा है। इसकी तुलना मदरसों से करना भी अपने आप में एक मानसिक कृति लगती है। कुंभ का आयोजन सांस्कृतिक आयोजन है, इसके साथ साथ एक रोजगार पूरक आयोजन। देश विदेश से करोड़ों लोग इस आयोजन में आते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और इसको और गौरवान्वित करते हैं, हमारे सांस्कृतिक विचारों का आदान प्रदान करते हैं। कुंभ का आयोजन आप मदरसों से कैसे कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है।
ठीक है, एक बहुत बहुत शुक्रिया 1780 रितेश जी। के- मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं सीधे संगीत रागी जी के पास चलूंगा। संगीत रागी जी, मौलाना साजिद रशीदी जी, मैं आपसे बिल्कुल कमेंट लूंगा, लेकिन संगीत रागी जी, आइन की बात कही इन्होंने, संविधान की बात कही, बहुत पढ़ते हैं मौलाना साहब संविधान, लेकिन जब शाहीन बाग को घेर कर दिल्ली को तड़पाना होता है तो संविधान के मौलिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है उसको भूल जाते हैं। फंडामेंटल राइट की हम बात करेंगे, क्यों? क्योंकि हम माइनॉरिटी हैं। 135 करोड़ के देश में हम 40 करोड़ माइनॉरिटी हैं, इसलिए हमारी फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं करेंगे। ये कैसा कैरेक्टर है बताइए? फिर मैं आ रहा हूं आपके साथ, आपने बहुत संविधान को कोट किया आज। देखिए संविधान के अंतर्गत माइनॉरिटी को जितना अधिकार इस देश में दिया गया है उतना अधिकार दुनिया के किसी भी देश में नहीं दिया गया है, और ये बात मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो है टू प्रोफेस प्रैक्टिस के साथ साथ धर्म परिवर्तन की दिशा में भी काम करने की जो आज़ादी इस देश में दी गई है वो किसी भी संविधान में नहीं दी गई। एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको अपनी आस्था पर रहने का अधिकार है, लेकिन आपको आपकी आस्था यदि मेरी आस्था को खतरे में डालती है, एक अरब का धर्म ग्रंथ यदि मेरे यहाँ के सारे धर्म ग्रंथों को वो जाली दकियानूस खत्म और उसको मानने वालों की हत्या की प्रवृत्ति पैदा करता है, तो उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार मुझे भी उतना ही है। वही संविधान मुझे भी आपकी व्याख्या करने का अधिकार देता है। यदि रामायण पर व्याख्या हो सकता है, मनुस्मृति पर व्याख्या हो सकता है, तो कुरान पर व्याख्या क्यों नहीं हो सकता है? क्या यही आज़ाद हिंदुस्तान हमने मिला? पाकिस्तान बनने के बावजूद क्या यही आज़ाद हिंदुस्तान बनना था? यदि यही बनना था तो फिर हम 13% के लिए हम 35% जमीन क्यों दिया गया? नहीं मिलना चाहिए था। ठीक है, जवाब ले लेता हूं। यदि हम बात ही नहीं कर सकते, और सवाल यह है से एक बात और बस 10 सेकंड और देखूंगा, ज़्यादा नहीं। देखिए, देवबंद भारत का और देवबंद पाकिस्तान का दोनों का सिलेबस एक है साहब, और देवबंद पाकिस्तान जिहाद की वही व्याख्या करता है जो तालिबान करता है। तालिबान को, हिजबुल मुजाहिदीन को जैसे मोहम्मद की ट्रेनिंग जो है देवबंद पाकिस्तान देती है, और वो जिहाद को वही व्याख्या करती है। जो जाकिर नाइक कहते हैं, उनका एक वीडियो देखा था कि कुरान की सूरत आप मारने के लिए, अरे काफिरों को मार डालो। उन्होंने कुरान को, कुरान शरीफ को उन्होंने कुरान पाक को कोट मैं जवाब दे दूं? ये लिखा हुआ है कुरान में, मार डालो इनको। रिजल्ट भी क्या चलाइए, मुझे जवाब दर्शक देने का क्या हक कहते हैं? है? क्या माफी मांगनी चाहिए? सर, कल हमारे डिस्कशन में एक मुद्दा आया था, क्या? सुबई खान कह रही थी क्या कि मुझे प्रॉफेट मोहम्मद को आरएसएस और बीजेपी वालों ने तो नहीं मारा था, यजीद ने मारा था। तो मौलाना अली ने कादरी ने कहा था कि वो इस दुनिया का सबसे पहला टेररिस्ट था। क्या यजीद को भी आप टेररिस्ट मानते हैं, दुनिया का पहला टेररिस्ट? बताइए मौलाना साहब, आप तो इस्लाम के जानकार हैं। चारों खलीफाओं में से एक खलीफा को छोड़ दीजिए, तो बाकी मुझे तीन बोलने जो का है वो अधिकार मारे है। ही गए थे, युद्ध में ही मारे गए थे। सर, ये अधिकार आपको संविधान ने दिया। माइनॉरिटी को कितना दबाया जा रहा है आपके चैनल पे भी आप अच्छी तरह देख रहे हैं। सही है, अब सुनिए मेरा जवाब। देश देख रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि किसी के देवी देवताओं को बुरा मत कहो। कौन से मुसलमान पैनलिस्ट ने संगीत रागी को बुरा कहा है या इनकी धर्म ग्रंथ को बुरा कहा है? यही गालियां दे रहे हैं कुरान को बैठकर। नंबर 1, अभी जो प्रवक्ता बीजेपी की बात कर रही थी उनका डाटा गलत है। नहीं दी है सर, देश के अंदर 19,132 मदरसे चल रहे हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं बोला नहीं हूँ भाई, चुप रहिए, मैं बोला नहीं हूँ, सुन लीजिए दीपक जी, सुन लीजिए, मैं बोला नहीं हूँ। उन्होंने क्या है कोट दिया है। मैं एग्री करता हूं, उन्होंने कोट किया, निगत ने टोका, मैंने उसके चुप, इनको चुप रखिए ना, जब इनका नंबर आएगा बोलेंगे। मौलाना जी कंक्लूड करिए प्लीज। सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। देखिए ना, हम मदरसे में संस्कृत पढ़ाने के मुखालिफ हैं जो सरकारी मदरसे हैं। आप सरकारी मदरसों में संस्कृत पढ़ाइए, सरकारी मदरसों में गीता पढ़ाइए, सरकारी मदरसों में रामायण पढ़ाइए, सरकार उसमें आज़ाद है। हमने कभी नहीं कहा कि कुंभ गलत है, सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं है, ये बंद होना चाहिए, किसी मुसलमान ने नहीं कहा। ये भी कहने वाले हिंदू हैं, उदित राज हैं। दूसरे देश के अंदर 19,132 मदरसे सरकारी चल रहे हैं और प्राइवेट मदरसे 6 लाख हैं जो मुसलमान के सिर्फ 2.5% पर चलते हैं। और इन मदरसों में
सिर्फ 4% बच्चे जाते हैं, अच्छा, ठीक है, 96 ठीक बच्चे है। स्कूलों में आज जाते पढ़ के आए हैं मौलाना हिंदी और साहब, इंग्लिश मौलाना पढ़ने साहब, के आज लिए। कुछ फैक्ट पढ़ के इन आए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 4% लोगों को ये इतने हुजूर- अखर रहे हैं हुजूर आपको। प्रोफेट दूसरे साहब सुनिए, को- पूरे हुजूर देश में मैं प्रोफेट आपको साहब चैलेंज को जब करता हूं, करबला आप के मेरे जंग साथ में मारा गया, चलिए, एक तो मदरसा मौलाना साबित कादरी कर ने कहा, सुन दीजिए लीजिए, जिसमें टेररिज्म सुन की पढ़ाई लीजिए पढ़ाई जाती मौलाना हो। साहब, मौलाना एक साहब, सुन मदरसा लीजिए, अब ये सुनेंगे साबित नहीं, कर दीजिए, सुनेंगे नहीं, ये जिसमें सुनेंगे टेररिज्म की नहीं, पढ़ाई सवाल का पढ़ाई जवाब जाती हो। नहीं है, आप मेरे साथ सवाल चलिए का ना, जवाब नहीं मैंने है। आपको पहले भी चैलेंज किया क्या था, यजीद आप इस उस दुनिया चैलेंज का में भी पहला खड़े नहीं उतरे। टेररिस्ट है? मौलाना साहब मैंने पहले बताइए, भी चैलेंज किया था आपके एक फेलो फिर मौलाना चैलेंज ने करता बोला हूं। है, आप कैमरा मौलाना लेकर मेरे साहब, साथ चलिए, ऐसे देश के expose सारे होते हैं मदरसों में चलिए, एक ऐसे मदरसा expose साबित होते कर हैं आप। दीजिए। अगर ऐसे नहीं कर expose पाए होते तो हैं, पत्रकारिता छोड़ ऐसे ही दीजिए, expose होते हैं, ऐसे ही पत्रकारिता expose छोड़ होते दीजिए। हैं। फिर मौलाना अगर एक साहब शुक्रिया, थैंक यू, शुभ रात्रि, शबा खैर। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल मदरसा से जुड़ी शिक्षा पर भी है। शिक्षा के हम खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है इसको भी देखना एक देश के लिए, एक जागृत समाज के लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।